तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैट्रिसेस। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मैंने बताया अभी कि इसमें क्या होता है कि कलेक्शन करते हैं हम लोग। ये सेट्स की तरह, जैसे सेट्स होता है ना, उसमें कलेक्शन करते हैं कुछ एलिमेंट्स का, वैसे ही सेम ये भी है। इसमें हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे कुछ नंबर्स का और उनको रो और कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं कि ये मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिखते हैं, अ सेट ऑफ एम एन नंबर, अ सेट ऑफ एम एन नंबर अ सेट ऑफ एम एन नंबर। और नंबर जो है वो रियल भी हम ले सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी हम ले सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी फॉर्म एंड अरेंज्ड formed and arranged in rectangular arrangement of arrangement of m horizontal line और उनको हम क्या बोलते हैं, रोज एंड n वर्टिकल लाइन। इनको क्या बोलेंगे, कॉलम। इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है वो सेट है एम एन नंबर्स का। नंबर्स रियल या इमेजनरी कुछ भी हो, उनको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ वर्टिकल लाइन में हम अरेंज करेंगे। तो ये जो कलेक्शन होगा हमारा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और जो मैट्रिक्स है उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं लाइन चेंज करके। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और जो कैपिटल लेटर है वो ए बी सी, इस तरीके से हम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। और जो इसके एलिमेंट है, एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जो स्मॉल लेटर में ए बी सी है, A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, उससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम किस तरीके से, कौन सा साइन बनाते हैं, इस अरेंजमेंट को हम किस तरीके से ब्रैकेट्स में रखते हैं, तो उन ब्रैकेट्स को या उन अरेंजमेंट को किस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं वो भी लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। एक तो हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस टाइप के बॉक्स ब्रैकेट से, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी साइन होता है। हो सकता है मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया गया हो। उसके अलावा भी और भी नोटेशन के मेथड होते हैं। हो सकता है मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया गया हो, ये भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक मेथड होता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स में सिंगल एक लाइन होती है, यहाँ पर डबल डबल लाइन है, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। या फिर मैट्रिक्स को हम
इस टाइप के साइन से भी डिनोट करेंगे ये। और एक और मैट्रिक्स को डिनोट करने का होता है स्मॉल ब्रैकेट में, इस तरीके से भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे हमने ये लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर भी एलिमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एलिमेंट्स और यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैट्रिक्स को यूजुअली हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो मैट्रिक्स है उसको तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन जो साइन है जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उनको इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब हमने जो है m रोज लेट की हुई है और n जो है वो कॉलम लेट किया हुआ है, तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, a इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हमने लिख लिया A11 A12 A13 अप टू डैश 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 A1n। अभी बात करेंगे कि ये 11 12 13 ये 11 नहीं है, ये 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 13 का मतलब है फर्स्ट रो, यानी जो पहला लिखा है वो है रो और जो बाद में लिखा है वो है कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो होती है, जैसे A21 A22 A23 अप टू डैश डैश A2n। सिमिलरली A31 A32 A33 अप टू डैश डैश A3n। और ऐसे ही अप टू डैश डैश करके इसको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लेंगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा बन जाएगा AM1 AM2 AM3 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा AMN। ठीक है, ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो जो है वो m रो। और ये जो है जो वर्टिकल लाइन से ये कॉलम है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम जो है वो n है। इस तरीके से हम जो है अरेंजमेंट करते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, किसी को डाउट है? अब इसी में और आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो इसके इन्वेंटर थे उनके नाम पे भी हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो उस इन्वेंटर का नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो मैट्रिक्स के इन्वेंटर थे उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैथ्स में ये थोड़ा पूछा जाएगा, लेकिन इन पे जो ये मैट्रिक्स के इन्वेंटर थे उन पे बेस्ड एक थ्योरम है और वो थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके जे में लगभग हर ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो फिर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम जो था वो है कैले हैमिल्टन। कैले हैमिल्टन, तो ये आपको याद रखना है कि इनके इन्वेंटर जो है वो कैले हैमिल्टन थे। ठीक है, और उन्होंने अपने नाम पे ये एक थ्योरम बनाई जिसको हम बोलेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। वो भी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, नाम से ही है तो इसलिए हमने यहीं पर इसका नाम भी लिख दिया। ठीक है, तो इसके इन्वेंटर कौन थे? कैले हैमिल्टन। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करेंगे।
अब जैसे देखो, इसको अगर हम शॉर्टकट में डिनोट करना चाहें तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए आई जे, और यहाँ पर जो है वो एम इंटू एन करके लिखा जाता है। इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ बाहर लिख लेते हैं एम इंटू एन। एम इंटू एन का मतलब क्या है? एम का मतलब है रो और एन का मतलब है कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इंटू कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। मल्टीप्लाई करके अगर हम वैल्यू निकाल देंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। जैसे इसमें रो कितनी थी m, और कॉलम कितने थे n, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया m बाई n, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो तो ये आई जे जो लिखा है m बाई n, तो ये i की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 1 है, तो यहाँ पर जब हम i की वैल्यू 1 रखोगे, वैसे i और j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, i और j जो है वो सारे के सारे स्टार्ट होंगे 1 2 3 से लेके, i जो है वो 1 2 3 से लेके कितने हैं रो, तो रो है हमारे पास m, और j जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बल्कि j को अलग ही लिख लेते हैं, i जो है वो 1 से लेके m तक, और j जो है वो 1 से लेके n तक हो जाएगा। i हो गया और ये j हो गया 1 2 3 से लेकर n तक, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2, इसको 11 12 नहीं बोलेंगे, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है। तो ये 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ए 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 का मतलब 21 नहीं बोलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जैसे अगर हम बात करें कि भाई ये 33 का क्या मतलब है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है, तो इसको हम डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, ए आई जे करके एम बाई एन, और आई की वैल्यू 1 से लेके m तक, और j की वैल्यू 1 से लेके m तक। तो चाहे ऐसे डिनोट करें या ऐसे करें, बात एक ही है, दोनों तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ए आई जे का मतलब भी हो गया कि ith रो है और jth कॉलम है। ए आई जे का क्या मतलब हो गया, ए आई जे का मतलब हो गया ith रो है और jth जो है वो कॉलम है। ए आई जे डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर? अब जैसे डिटर्मिनेंट्स होता है तो उसमें हम क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, मैट्रिक्स कोई एक नंबर नहीं है और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर matrix is not a number, it has got no numerical value। जैसे आपको डिटर्मिनेंट्स में आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, ए क्रॉस बी जब आप करते हो तो डिटर्मिनेंट से कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल देते हो, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स के टर्म में ही आएगा, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, मैट्रिक्स का आंसर आपको मैट्रिक्स के टर्म में ही देना है, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई मैट्रिक्स को किसने इन्वेंट किया उसके बारे में, कैले हैमिल्टन के बारे में। फिर उसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो अगर मुझे 3x3 का बनाना है तो मैं उसको, या 2x2 का बनाना है तो मैं क्या लूँगा, A11 A12 A21 और A22। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स अगर हमें लेट करना है, सपोज करिए हमें 3x3 का लेट करना पड़ेगा, तो हम क्या लेट करेंगे, A11 A12 A13 A21 22 23 और A31 A32 और A3। ठीक है, इस तरीके से हम मैट्रिक्स को कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई भी। जैसे 2x2 है तो 4 एलिमेंट चाहिए, ये 3x3 का हो गया, 3 रो चाहिए 3 कॉलम चाहिए। जरूरी नहीं कि सेम ही हो सकता है ऐसा भी मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा A B C, तो इसमें क्या है, एक ही रो हो गया और 3 कॉलम हो गए। देखो ना, यहाँ पे एक रो है सिंपल और 3 कॉलम है, A का कॉलम, एक B का कॉलम और एक C का कॉलम। या हो सकता है D मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ हो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3 रो हो गई और 1 कॉलम हो गया। तो ऐसे भी मैट्रिक्स हमको मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं कि भाई मैट्रिक्स को हम पढ़ते क्यों है, मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। तो यूजेस लेते हैं इसके। फिर अभी आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके, बोर्ड लेवल के भी और जो जेई लेवल में आते हैं वो भी बहुत इजी है। कुछ खास उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी बन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये बहुत पावरफुल टूल्स होता है मैथ्स का। मैट्रिक्स इज मोर पावरफुल टूल्स, राइट डाउन, मैट्रिक्स इज मोर पावरफुल मैट्रिक्स इज मोर पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर करते हैं। मैट्रिक्स इज यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स इज यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हम मैट्रिक्स में ये भी पढ़ेंगे कि जैसे सपोज करिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, तो उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो सॉल्व करना है x एंड y। तो इनको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एक ये यूज हो गया। हो सकता है ऐसी इक्वेशन गिवन हो, x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 7 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 हो, ऐसा करके भी इक्वेशन हो सकती है। इनको भी हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, ये हमारे बोर्ड लेवल की है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होता है। डायरेक्ट मेथड तो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जैसे इन दोनों को सॉल्व करना है तो पहले दोनों को ऐड कर दिया, x आ गया और x की वैल्यू रख दी y आ गया। अगर हमें इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से तो कैसे करते हैं, किसी को आइडिया है कि पहले इन दोनों को, तीनों इक्वेशन में x y z निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट और सेकेंड से x को कट करेंगे, यानी पहली इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कट हो जाएगा, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y और z में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर सेकेंड थर्ड से फिर x को कट करेंगे, उससे भी y और z में इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उन दोनों y और z से y और z की वैल्यू निकाल देंगे और y z आ जाएगा तो फिर x भी आ जाएगा, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। थर्ड जो इसका यूज़ है वो क्या है, फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, लिख लेते हैं मैंने फिजिकल ऑपरेशन। मैंने फिजिकल ऑपरेशन such as magnification,
मैग्नीफिकेशन में इसका यूज़ करेंगे। रोटेशन आपने पढ़ा होगा या अभी आके आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में रोटेशन पढ़ेंगे। एंड रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन, ठीक है। तो ये इसमें भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में यूज़ हो गया, मैथ्स में हो गया, इसका बायो में भी यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। इसलिए इसलिए इसको मोर पावरफुल टूल्स बोला जाता है। इट ऑल्सो यूज जेनेटिक्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, सोशियोलॉजी में यूज होता है, और मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ना इतना इसमें पूछा जाने वाला है। बस इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है मैथ्स में भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी जगहों में बाकी ब्रांच में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में, बायो में, इकोनॉमिक्स में, जैसा कि हमने सब में देखा, सब में इसका मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात मैट्रिक्स की। अब जरा बात करते हैं मैट्रिक्स, तो हमने पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, उन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी, बल्कि चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका पहले, फिर जैसे इसमें जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन इसके मिलेंगे जो जितना भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, बहुत ईजी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसके। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखिए, मैं ईजी है। क्वेश्चन है हमारा, इन द मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये है 2, 5, 19 और -7, 2, 5, 19 और -7, 35, -2, 5/2 और 12, √3, 1, -5 और 17। ठीक है, ये अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, नंबर 1 फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड हमको सॉल्व करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने टोटल एलिमेंट है वो बताना है, और थर्ड में हमको सॉल्व करना है राइट द एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स, A13, A33, A24 एंड A23। ठीक है, ये चारों हमको बताने हैं। तो अब बहुत इजी सा काम है, कर सकते हैं सभी लोग इजीली कि नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो देख लेते हैं कितनी रो है, R1 है, R2 है और R3। ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है। कॉलम जो है वो 4 कॉलम है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रो और कॉलम, तो रो बाई कॉलम होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया रो बाई कॉलम, तो रो क्या हो गई
3 और कॉलम कितने हो गए 4, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो 4 3 12, और वैसे भी काउंट करोगे आप तो यही आने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन ये प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम क्या है 19 है फर्स्ट रो में, तो A13 की वैल्यू 19 होगी। A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो -5 हो गया। A24 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो ये है हमारी जो R2 वाली है, और फोर्थ कॉलम ये है 12। और A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात? सेकेंड क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, A इक्वल टू Aij गिवन है इस टाइप से, whose element are given by नंबर 1 में गिवन है, दो क्वेश्चन है, Aij इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और सेकेंड में Aij की वैल्यू गिवन है I/j, और थर्ड में है क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट a 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equal to half modulus of -3i plus j। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है 2/2 मैट्रिक्स बनाना है। तो 2/2 मैट्रिक्स अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2/2 का। तो ये देखिए 2/2 के मैट्रिक्स के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, A11 A12 A21 और A22, इन्हीं चारों की तो जरूरत पड़ने वाली है। तो 2/2 का इजीली बन जाएगा, तो बनाए आप जल्दी से। बस ये ध्यान रखें कि हमें जो है Aij जो है वो क्या है, I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2/2 का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, A11 A12 A21 और A22, यही तो हो गया 2/2 का। Aij की वैल्यू हमको गिवन है, I करो प्लस j करो उसका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे सपोज करिए हमको A11 निकालना है, A11 निकालने के लिए हमें I की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1, और j की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 तो 2 हो गया। A12 निकालना है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2 हो गया। A21 निकालना है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2। A22 निकालना है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 2 4 स्क्वायर 16/2, तो 8 हो गया।
बस ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2 की वैल्यू जो है हमें इनकी पोजीशन पे रख देनी है, मैट्रिक्स ए हमको पता चल जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी है 2, A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, A21 की वैल्यू भी 9/2 और A22 की वैल्यू है 8। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, ए आई जे की जो वैल्यू है वो उन्होंने क्या बोला है, I/J। तो बस आई और जे की जगह 1 1 1 2 2 1 और 2 2 रख देना है, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम कि हो जाएगा ये। 1 1 का मतलब हो गया 1/1, तो 1/2 हो गया, ये 2/1 यानी कि 2 हो गया, और 2/2 यानी कि 1। तो ये मैट्रिक्स जो है ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, A12 1/2, A21 2 और A22 1। तो ये मैट्रिक्स 2/2 का बन गया। थर्ड वाला आप बनाएं जरूर, थर्ड वाले में मॉडुलस लगा हुआ है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसको हम, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको पॉजिटिव करना है बस। तो थर्ड वाले को आप जरूर बनाएं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इससे ज़्यादा खास कोई नहीं मिलेगा। Aij इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। इसमें हमको उसने बोला है कि 3/4 का मैट्रिक्स बना। तो 3/4 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जिसमें 3 रो होगी और 4 कॉलम होगी। 3 रो का मतलब हो गया A11 A12 A13 और 4 कॉलम है तो A14। 3 रो हो जाएंगे तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। ये हो गया हमारा 3 रो और 4 कॉलम। बस हमारी ड्यूटी क्या है, आई और जे की वैल्यू रखते जाना है, और मॉडुलस है तो इसका मतलब जो निगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव करते जाना है, बस और कुछ है नहीं खास इसमें करने का। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या कि हो जाएगा ये। ओके, तो चलिए ये भी हो जाएगा, अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल है उनके बारे में बात करें। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स। तो पहली हेडिंग हमारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी रो मैट्रिक्स। अब इनकी डेफिनेशन वगैरह हम नहीं लिखने वाले हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि भाई रो मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल भी लिया हुआ था, एक ऐसा मैट्रिक्स, चलो एक की डेफिनेशन लिख लेते हैं।
if in a matrix there is only one row, then it is called रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल रो होगी, कॉलम कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 1 2 3 अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था, एक रो है और 3 कॉलम, ये 2 है और ये 4 लिखा हुआ है, ये एक रो और 2 कॉलम, या हो सकता है इस टाइप से हो 1 2 3 4 5, एक रो और 5 कॉलम। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो अब कॉलम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन एक ही रो होगी उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम होगी उसको बोलेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, सेकेंड हेडिंग हमारी हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हम अब सिर्फ एग्जांपल लेने वाले हैं। ये हो गया 1 2 3, इसमें कितनी रो हो गई, 3 रो हो गई और एक ही कॉलम हो गई, या हम 2 बाई ऐसे भी बना सकते हैं, 2 और 4 कर दिया, एक 2 रो हो गई और एक कॉलम हो गया। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ गया हमको, कॉलम मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद एक और आता है इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अलग अलग होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, आप चाहे तो शॉर्टकट में लिखते जाए, इफ नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो गए, m नॉट इक्वल टू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3, तो जो रो मैट्रिक्स है उसको हम रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 3। या कोई मैट्रिक्स बी इक्वल टू हमने ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, रेक्टेंगुलर के बाद आ जाएगा सिंगल्टन मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे लिख लेते हैं सिंगल्टन मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे मान लिया यहाँ पर एक एलिमेंट 3 है, एक रो और एक ही कॉलम और एक ही एलिमेंट हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे,
सिंगल्टन मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल्टन मैट्रिक्स। फिर फिफ्थ नंबर में आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जो है वो जीरो जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जो है वो जीरो जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, इसे जीरो 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 जीरो। और हाँ, इसको डिनोट भी हम जीरो से ही करते हैं, तो आप इसको ये ना बोलें, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जीरो से ही डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू, इससे डिनोट करते हैं इसको जीरो से, तो जीरो मैट्रिक्स को जीरो से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई ओ बोल सकते हैं कि ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट जीरो 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 और ये जीरो जीरो जीरो, तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं जरा आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो उसमें हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम वो सारे के सारे आपस में इक्वल हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा 6 नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, then this type of matrix is called square matrix. Number of row equal to number of column. अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल कैसे मिलेगा, जैसे अगर कोई ये है 2 3 4 5, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसका ऑर्डर क्या है 2/2, देखो नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3/3 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4/4 का हो सकता है, 5/5 का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, इसमें ये जो है डायगोनल, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये है, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, तो इसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कोई भी स्क्वायर होता है उसमें 2 डायगोनल होते हैं, तो एक ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये कौन सा डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। और ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, ये जो है वो सेकेंडरी डायगोनल। ये कौन सा हो जाएगा, जो ये वाला डायगोनल है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल। इसका कोई खास यूज यहाँ पर नहीं होने वाला है, बस हमें प्रिंसिपल डायगोनल का आइडिया होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और ये सेकेंडरी डायगोनल। इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। तो लिख लेंगे इसको
इसको लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और सेकेंडरी डायगोनल के बारे में बातें हो गई। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उनके बारे में अभी हम लिखते हैं। पहले एक चार्ट बना लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर सभी के बारे में लिखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी? यस और नो? ओके, देखिए इसको इस तरीके से आप बना लेंगे। ये पहले हमने बनाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर बीच में कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट का नाम हो जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट वाले पार्ट को हम नाम देंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स दो मेनली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, अगर आप पूछे कि भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसी को दो पार्ट में बांटा गया। डायगोनल मैट्रिक्स भी कौन कौन से होंगे? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वही डायगोनल मैट्रिक्स बन पाएंगे। उसके बाद जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी इनकी डेफिनेशन अभी हम सब अभी लिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, अभी हम इसको यहाँ पर नीचे डेफिनेशन में लिखेंगे। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, क्या कंडीशन होती है? तो डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करें। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा हो जाएगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन सब के बारे में हम लाइन से लिखते हैं पहले, फिर यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे जो ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने पढ़ लिया, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हमको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम अलग अलग ना लिख के हम सीधे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा?
तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट है वो जीरो। तो जब ऊपर के जीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब ऊपर के जीरो होंगे तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे के जीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर। इस तरीके से इनकी डेफिनेशन बन जाती है। लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be a square matrix Aij is said to be triangular matrix if each element above or below the principal diagonal is zero. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल होता है तो प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो हो, या नीचे वाले सारे जीरो हो जाए, ऊपर वाले नॉन जीरो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर हम अपर का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से, A इक्वल टू, ये हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर ले लिया हमने 0 0 और 0। तो अपर में ट्रायंगल बनेगा क्या? देखो ना यहाँ पे ट्रायंगल बना के देखते हैं, जैसा कि इसका नाम है, ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और इसमें एक ट्रायंगल ये बन गया, और ट्रायंगल डायगोनल के ऊपर बना है तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही अगर हम एग्जांपल ऐसे ले लेते, B इक्वल टू 1 2 3, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में हो, हमने 6 ले लिया, 7 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, कुछ भी ले लो, यहाँ पर 0 0 और ये 0। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो ना ये ट्रायंगल बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये लोअर में ट्रायंगल जब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगल जब, तो यही डेफिनेशन देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, a square matrix is said to be triangular matrix if each element above or below the principal diagonal is zero। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, या तो इसके और या तो इसके ऊपर के सारे जीरो हो जाए। तो जब जिधर भी ट्रायंगल बनेगा, जैसे ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे, और जब नीचे की तरफ ट्रायंगल बन गया तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसको नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, A इक्वल टू Aij। ये अगर हम लिखते हैं इसको A इक्वल टू Aij, तो Aij की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Aij जो है वो क्या होना चाहिए, 0 इफ I जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन j। तो ये जो नोटेशन है इसको हम क्या बोलेंगे,
ये अपर ट्रायंगुलर का नोटेशन हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ, इसके सब नंबर लिख दूँ यहाँ पर, तो इसको 1 1 बोलेंगे, ये 1 2 बोलेंगे, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3 3 1 और 3 3। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर आई जो है वो जे से बड़ा है, वहाँ पर ए आई जे की वैल्यू 0 है। देखो ना यहाँ पे ए आई जे क्या लिखा है, 0। कहाँ पर? जहाँ पर आई ग्रेटर देन जे हो। आई ग्रेटर देन जे यहाँ पर है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। आई ग्रेटर देन जे यहाँ पर है, और आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, अच्छा 0 के लिए बोलना है। तो आई जो है जे से बड़ा यहाँ नहीं है भाई, यहाँ तो आई जे से छोटा है। उल्टा हो गया मामला। यहाँ पर क्या है, आई जो है हमें देखना है जे से बड़ा कहाँ पर है। तो आई जे से बड़ा कहाँ पर है, ये दिख रहा है हमको यहाँ पर, देखो ये है आई जो है वो जे से बड़ा है। यहाँ पर भी आई जो है वो जे से बड़ा है, और यहाँ पर भी आई जे से बड़ा है। ये तीन जो है ऐसे एलिमेंट है जहाँ पर आई ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पर वही तो लिखा है कि ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जहाँ पर आई ग्रेटर देन जे होगा, और जहाँ पर नॉन जीरो होगी वहाँ पर लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अगर इसमें और ऐड करना चाहो आप तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ए आई जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 कब? जब आई लेस देन और इक्वल टू जे। तो जहाँ पर लेस देन और इक्वल टू होगी वहाँ पर 0 नहीं होगा, और जहाँ पर ग्रेटर देन है वहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी आई जे करके। अगर मान लिया हमने इसको बी आई जे नाम दे दिया है, तो वैल्यू है बी आई जे की वैल्यू वो 0 होगी कब? इफ आई जो है, जैसे यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये किसका नोटेशन हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए। अगर हम 2 by 2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहें तो क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सपोज कर लेते हैं एलिमेंट है 1 2, यहाँ 3, तो ये 0 हो गया, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बन गया। देखो ये बन गया ना ट्रायंगल। या अगर हम 4 by 4 का बनाना चाहें तो बिल्कुल 4 का भी बन जाएगा। 4 by 4 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3 6 7, कुछ भी ले लो, 5 4 3 2 0 0 और ये 0 0। तो ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 4 by 4 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। देखो ये 4 by 4 का ट्रायंगल बन रहा ना।
प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, नीचे वाले सारे ज़ीरो हो रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज बने हैं, इसमें कितने बने नंबर ऑफ जीरोज? नंबर ऑफ ज़ीरो इसमें देख रहे हैं तो इसमें एक ही बना है, क्योंकि एक ही ज़ीरो आ रहा है, ये देखो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर 3/3 में देखें तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ रहे हैं? 1 2 3 आ रहे हैं। ये देखो, एक यहाँ पर ज़ीरो आया, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया। 4/4 में अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करूँ तो इसमें कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो अगर किसी ने हमसे कह दिया कि भाई कि 100 ऑर्डर का कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अब उसमें कितने जीरोज बनेंगे वो आप काउंट करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये था 2/2 का था, ये 3/3 का था, ये 4/4 का था। ये कितने करने का था? ये 3/3 का था तो उसमें 3 मिले। ये 2/2 का था तो इसमें 1 मिले। ये 4/4 का है तो इसमें 6 मिले। तो अगर 100/100 का हो या 90/90 का हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलने चाहिए वो हमें देखना है। कम से कम इतने जीरो तो मिलने ही चाहिए, वो कितने जीरो हैं? और यही जो डेफिनेशन जो मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट यहाँ के लिए, अपर ट्रायंगुलर के लिए वही कंडीशन फॉलो होगी लोअर ट्रायंगुलर के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों के लिए कितना हो? इसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। ये देखो जरा चेक कर लेते हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं, जैसे कि ये 2/2 का बना था, तो जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 1 1, तो देखो 1 आ गया है। यहाँ पर रखेंगे ना n इंटू n माइनस 1/2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हुआ? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 2 पे हमारे नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट स्लाइड कर लेंगे, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी पहले पूछा गया है।
ये एनसीईआरटी में अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर नहीं मिलेगा आपको। वैसे अगर हम बात करें कि भाई ये आया कैसे, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे? भाई देखो 2/2 में ही एक बन रहा है, यानी कि 1/1 में तो ज़ीरो ही रहा होगा, क्योंकि एक भी नहीं मिलेगा, ना लोअर मिलेगा ना अपर मिलेगा। तो पहले हमें जो 1/1 का रहा होगा उसमें कितना मिला? ज़ीरो। 1/1 का जब मैट्रिक्स लिया होगा हमने, तो उसमें अपर लोअर बनने का चांस ही नहीं है, तो ज़ीरो। इसमें लिया तो 1 मिल गया। फिर 3/3 में लिया तो 3 को हम लिख सकते हैं 1+2 करके हुआ। 6 को तो 1+3 करके हुआ। देखो 3, 2, 5 और 1, 6 ऐसे करके ऑर्डर बन रहा है। पहले 0, फिर 1 मिला, फिर 1+2 मिला, फिर 1+2+3, यानी जो सीरीज बनने वाली है इसमें वो क्या बनेगी? 0 + 1 + 2 + 3 से लेके अप टू n टर्म नहीं होंगे, अब क्या हो जाएंगे? n-1 टर्म तक, क्योंकि n वाले में n तो मिलेंगे नहीं, n-1 तक। लेकिन कम हो रहा है ना यहाँ पे 3, जैसे यहाँ पे 4 था। देखो ऐसे समझ लो, ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि 4 था यहाँ पर, तो 4 था यहाँ पे तो 3 बन रहा है। 2 था यहाँ पर तो 1 बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको n-1 टर्म तक लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 0 + 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक जब आप बात करेंगे इसको, तो 0 + 1 + 2 + 3 से लेके क्या हो जाएगा? n-1। n नेचुरल नंबर का सम हमको पता ही है। n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n × n+1/2। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर n-1 टर्म है, n-1 × n-1 + 1/2। n × n+1 होता है तो n-1 + 1/2, तो ये बन गया n-1 × n/2। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ आ गया समझ में कि कैसे बना होगा ये फॉर्मूला। ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब आप वहाँ पर डिराइव करने नहीं बैठेंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एंट्रीज होंगी वो कितनी होंगी? भाई अभी हमने बात कर ली कि जीरोस कितने होंगे, अब नॉन जीरो की बात करते हैं। तो नॉन जीरो देखो जरा पहले वाले में 2/2 में नॉन जीरो कितने मिले? 3। नॉन जीरो एलिमेंट 3 है कि नहीं? 1 है, 2 है और 3 है। तो पहले में 3 मिले, दूसरे में कितने मिले? 4/4 में या 3/3 में पहले देखते हैं। पहले यहाँ पे 3 मिले, 3/3 में कितने मिले? 3 और 3 6। तो पहले 3 मिले, फिर 6 मिल गए, और फिर 4/4 में देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मिल गए। यानी पहले 3 मिले, फिर 6 मिला, फिर 10 मिला। इस सीरीज को देख के आपको बस कुछ आइडिया आ रहा है कि 3 6 और 10 ये किस वाली सीरीज में मिलते हैं हमको? तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो डिस्टिंक्ट एंट्रीज, maximum number of distinct नॉन जीरो एंट्रीज। अभी तक हम बात जीरोस की कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं नॉन जीरो एंट्रीज की। इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2। जैसे वहाँ पर n × n-1/2 था, यहाँ पर n × n+1/2 क्या हो जाएगा? n × n+1/2। n × n+1/2।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 नॉन जीरो अगर हमें चाहिए डिफरेंट एंट्रीज के लिए, और दूसरे वाले के लिए जो जीरो के लिए था वो n-1 इंटू एन अपॉन। ओके, बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई ये कैसे आया होगा, तो इसका भी बहुत इजी सा प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे आया होगा ये प्रूफ। तो देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अभी हमने देखा कि जीरोस कैसे मिलते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो ये जो है, ये हमारा जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है। तो अगर ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो रहा है तो उसके नीचे जितने एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी उतने एलिमेंट मिलेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल अगर हमारा ये है, ये अगर सपोज करिए प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने ऊपर एलिमेंट है उतने नीचे एलिमेंट होंगे। देखो ना, 1 जीरो वाले थे उसका फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस 1/2। उसमें हमने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को और ऐड कर दिया। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे n, अगर n बाई n का है तो n ही तो आने वाले, 4 बाई है तो प्रिंसिपल डायगोनल में 4 आएंगे, तो n बाई n का होगा तो कितने आएंगे n। तो जो हमारा ये फॉर्मूला बना है वो कैसे बना होगा, उसमें हमने जो n इंटू एन माइनस 1/2 वाले थे उसी में हम क्या ऐड कर देंगे, n इंटू एन माइनस 1/2 में n को और ऐड कर, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। और ये जो थे वो जीरोज वाले थे, जितने जीरोज होंगे उतने ही प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नॉन जीरोज होंगे। भाई जितने नंबर ऑफ जीरोज प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होंगे उतने ही ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के नॉन जीरोज होंगे। इन्हीं दोनों को जब आप प्लस करेंगे ना 2 एलसीएम लेके, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 है, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 बनने वाला है। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे बना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो, और अगर आ रही है बात तो अच्छी बात है, ओके बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई हमारी ट्रायंगुलर की। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में जो मिनिमम जीरोज है, इस पे बेस्ड जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें खास इसका। जो भी मैं बोलता जाऊँगी जेई में आया उसको ज़रूर आप हाईलाइट कर लें और उसको फॉर्मूले को बिल्कुल अपनी फॉर्मूले लिस्ट में जो है शामिल कर लें और उसको डेली याद करें। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से 12th क्लास में हमारी छूटेगी नहीं अगर हम स्टार्टिंग से ही पूरा बना के चलेंगे। फॉर्मूले जो भी हमको मिल रहे हैं नए नए, वो सब हम अपनी कॉपी में नोट करते चलें और उनको याद करते हुए चलें। ठीक है ना, अभी सारे बहुत सारे अभी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो उनमें सब में हमको ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप फॉर्मूले ज़रूर सबके अलग अलग लिखें और याद करें। ओके, तो आज फिर इतना ही करते हैं। एनसीईआरटी में आप पहले एक फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आप एक बार देख लेंगे, 3.1 और 3.2 बहुत इजी है। 3.1 तो क्लियरली हो जाएगी, हो सकता है मे बी 3.2 में एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स तो बहुत इजी होता है, डायरेक्ट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, वो हम अगले टर्म की बात करेंगे। आज अभी इतना ही करते हैं। ओके।